बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी रहेंगे और 2050 को भी नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। क्या नरेंद्र मोदी अमर पट्टा लेकर आए हैं? क्या ये जो दावा कर रहे हैं लोग, क्या ये हजारों साल तक जिंदा रहने वाले? तो ये कोई अमर पट्टा लेकर नहीं आए, आज ना कल मरेंगे। वो आदमी है, मगर इनका इतना हौसला कैसे बढ़ रहा है? तो इसकी वजह है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप जिसको वोट डालना चाहते हो, जिसको जितवाना चाहते हो, वो उसको वोट नहीं मिलता, दूसरे के ही खाते में जमा होता है। इस घोटाले का ये पर्दाफाश हम कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत लोकतांत्रिक देश बना और भारत के संविधान निर्माताओं ने अर्थात डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में एक आर्टिकल लिखा, एक कानून डाला, धारा जोड़ी और उसके अंदर एक लाइन में लिखा, वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट, वन मैन वन वैल्यू। कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसका हिंदी अर्थ होता है, एक आदमी है उसका एक वोट रहेगा और एक आदमी है तो उसका मूल्य समान रहेगा। ये बात हमारे लोगों को वोट का महत्व संविधान में, वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, ये बात हमारे लोगों को, गांव देहात के लोगों को समझ में आने के लिए बताता हूं कि यहां उत्तर भारत में जब ब्राह्मण लोगों को हमारे लोग SC ST OBC के लोग मिलते थे तो क्या कहते थे? पाए लागी पंडित जी। हमारे अपने लोग कहते थे पंडित जी को, पाए लागी पंडित जी। कभी आपने सुना यादव को देखकर पंडित जी कह रहा है, पाए लागी यादव जी? पंडित जी ने कहा, पाए लागी यादव जी। क्या किसी चमार आदमी को देखकर पंडित जी ने, बुजुर्ग व्यक्ति तो, पाए लागी चमार जी कहा? नहीं। तो ब्राह्मणों की व्यवस्था गैर बराबरी की व्यवस्था है और अपने आप को सर्वोच्च घोषित करने वाली व्यवस्था है। तो संविधान ने उनको समान कर दिया। समझने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने ये धारा जोड़कर रानी की और राजा की नसबंदी कर दी। हमारे लोगों को वोट का अधिकार देने का मतलब क्या है कि 26 जनवरी के पहले राजा के घर में राजा पैदा होता था, मगर 26 जनवरी 1950 के बाद राजा और रानी की नसबंदी कर दी गई। अब राजा रानी की कोख से पैदा नहीं होगा तो लोग घर के बाहर निकलेंगे और अपने मनचाहे व्यक्ति को वोट डालेंगे और जिसके समर्थन में ज्यादा अंक मिलेंगे वो MP बनेगा, MLA बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, CM बनेगा। ये अधिकार भारत के संविधान ने दिया। हमारे पुरखों ने लड़कर हमको अधिकार दिया। ब्राह्मण लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-31 में लंदन में हुई तो गांधी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा के लोग चिल्ला रहे थे कि अंबेडकर की बात को मत मानो। अंबेडकर ने क्या कहा लंदन में? हमारे लोगों को वोट का अधिकार दो। तो गांधी जी ने उस समय लंदन में कहा था, इन लोगों को वोट का अधिकार मत दो, ये मूर्ख लोग हैं। आज हमारे लोग उनको बापू कहते, असले बाप को भूल जाते। तो बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ झगड़ कर लंदन से हमको वोट का अधिकार दिया और संविधान में हमको यह अधिकार दिया। वोट महत्वपूर्ण है। जब बाबा साहब अंबेडकर उत्तर प्रदेश आते थे
तो उत्तर प्रदेश में अपने लोगों का सम्मेलन करते थे, तब वे कांग्रेस के मंत्रिमंडल का हिस्सा भी थे और विधि मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर भी थे। तो बाबा साहब अंबेडकर उधर मंत्री होने के बावजूद नेहरू के खिलाफ बोलते थे, और जब अपने लोगों का सम्मेलन करने आए तो नेहरू जी को लगा वहां तो मेरे खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ बोलेंगे ही, इसलिए वहां क्या बोलने वाले हैं इसकी जानकारी लेने के लिए गोविंद वल्लभ पंत नामक उत्तर प्रदेश का ही ब्राह्मण थे, एक समय में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। गोविंद वल्लभ पंत को उस सभा में भेजा, और बाबा साहब अंबेडकर उत्तर प्रदेश में जब अपने लोगों को समझा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि एक ना एक दिन नेहरू मरने वाला है, क्योंकि नेहरू कोई अमर पट्टा लेकर पैदा नहीं हुआ है। एक ना एक दिन मैं भी मरने वाला हूं, मैं भी कोई अमर पट्टा लेकर पैदा नहीं हुआ हूं, मगर मैं मरूंगा तो मुझे इस बात की चिंता नहीं होगी कि मेरे लोगों का क्या होगा। तो मैंने संविधान में हर व्यक्ति को 18-21 साल की उम्र के लोगों को वोट का अधिकार दिया है। जब पिछड़े जाति के लोग और अनुसूचित जाति के लोग इकट्ठा आ जाएंगे, साझा मंच बना लेंगे, उत्तर प्रदेश का सीएम क्या, देश की तख्त पर बैठने के लिए आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा क्यों नहीं रोक सकता, क्योंकि संविधान में आप वास्तविक देश के मालिक हो, ब्राह्मण देश के मालिक नहीं है, क्योंकि आप लोगों की मतों की संख्या ज्यादा है, इसलिए आप इस देश की हुक्मरान बन सकते हो। बगल में वो पंडित बैठा था गोविंद वल्लभ पंत, उसकी तरफ इशारा करते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा जब हम लोग हुक्मरान कौम बन जाएंगे तब पंडित जी क्या करेंगे। आप सोचते होंगे जब हम लोग हुक्मरान बनेंगे तो पंडित जी क्या करेंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, गोविंद वल्लभ पंत का नाम लेकर कहा, जब एससी अनुसूचित जाति, पिछड़े जाति के लोग और माइनॉरिटी के लोग अगर साझा मंच बना ले तो आप लोग हुक्मरान हो जाओगे, और पंत गोविंद वल्लभ पंत और उनकी ब्राह्मण बिरादरी के लोग आप लोगों के जूते के फीती खुलने में गर्व महसूस करेंगे। ये कोई अपमान नहीं है। लोकतंत्र में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, और हमारी आबादी शेड्यूल कास्ट 1703 जाति है। देखो हम लोग जाति में बटे हैं, 6,500 जातियों में बटे हुए लोग हैं। 6,500 जातियों में से अछूत जातियों को नाम दिया शेड्यूल कास्ट, 1703 जातियां। आदिवासी 800 जमातियां है, दोनों को मिला दो 22.5%। ओबीसी 4,743 जातियां है, उनकी आबादी पुरानी जनगणना के अनुसार 52% है। नई जनगणना अगर होती है तो 70% हो जाएंगे, मगर नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी का कहने वाला व्यक्ति ब्राह्मणों के इशारे पर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहा है। मगर पुरानी जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए 22.5 और 52% अगर इकट्ठा कर लो 74.5 हो जाते हैं। मुसलमान माइनॉरिटी को और अन्य माइनॉरिटी को इकट्ठा कर लो तो हम लोग 85 से 90% हम लोग हो जाते हैं। जमहूरियत में, लोकतंत्र में असली मालिक कौन है? जिनके पास वोट है, जिनके पास मत है, वो मालिक है। भिखारी कौन है? जो आज हम पर राज कर रहे हैं। तो इनका मतलब यह है कि हमारे लोगों को वोट का महत्व समझाने के लिए कांशीराम जी ने मूवमेंट शुरू किया था, शासक जमात बनाने के लिए मूवमेंट शुरू किया था। और ये अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, गवार से गवार आदमी को समझ में आता है वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गवार से गवार आदमी को समझ में आता है
कि वोट मेरा है और रास्तू कर रहा है, ये अब नहीं चलेगा। तो साथियों, ये लहर शुरू हो गई। शुरू होते ही कांग्रेस की नेता थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने सोचा अगर ये बात गांव-गांव में फैल गई तो ब्राह्मणों का क्या होगा। तो उन्होंने एक विधेयक लाया ईवीएम मशीन लाने का 1986 में। 1986 में विधेयक लाया कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से किया जाए। और ये विधेयक लाया कांग्रेस का उस समय का वकील था, आज भी जिंदा है, अभिषेक मनु सिंघवी, ब्राह्मण। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको समर्थन दिया, इस कानून को समर्थन दिया। लाया कांग्रेस ने, समर्थन दिया बीजेपी ने, यानी वाजपेयी ने, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों ने। क्यों समर्थन दिया? समर्थन इसीलिए दिया कि कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सगे भाई भाई है। हमारे लोगों को क्या लगता है ये उसका दुश्मन है, ये उसका दुश्मन है, ऐसा नहीं है। कांशीराम साहब कांग्रेस को सापनाथ कहते थे और बीजेपी को नागनाथ कहते थे। सापनाथ आएगा तो भी डसेगा, नागनाथ आएगा तो भी डसेगा। ये सापनाथ है और ये नागनाथ है। आरएसएस की स्थापना किसने की, जानकारी के लिए बताता हूं। आरएसएस की स्थापना किसने की? जानवर का डॉक्टर था, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जानवर का डॉक्टर, जाति से ब्राह्मण। मगर वो आरएसएस को पैदा करने के पहले किस संस्था में काम कर रहा था? तो वो महाराष्ट्र कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। जिसने आरएसएस को पैदा किया वो महाराष्ट्र का कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। यानी कांग्रेस ने ही योजना बनाकर आरएसएस को पैदा किया। कितने लोगों को मालूम है? हमारे लोग क्या समझते, कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। अलग अलग नहीं है, एक ही है। मैंने, मुसलमान लोग बहुत सवाल पूछते थे तो मैंने किताब ही लिख डाली सबूतों के साथ, कांग्रेस आरएसएस की मां। किताब का शीर्षक है कांग्रेस आरएसएस की मां। तो कांग्रेस ने विधेयक लाया, दूसरे ब्राह्मणों ने समर्थन किया, और फिर जब ये कानून पास किया तब ब्राह्मणों को लगा इसको धीरे धीरे लागू कर दिया जाए। और फिर कांग्रेस के लोगों ने मौका ढूंढ लिया और 2004 में ईवीएम घोटाला करके केंद्र में सत्ता हासिल की, और 2009 में फिर ईवीएम घोटाला किया और केंद्र में सत्ता हथिया ली। ये बात बीजेपी के लोगों को नजर में आई कि हम हार रहे हैं, तो इसकी जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल के बाद वो कोर्ट में पहुंचे। अभी वो नेता है बीजेपी का जिसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी का नेता है, राज्यसभा का मेंबर है। वो कोर्ट में गया और कोर्ट में उसने ये कहा कि कांग्रेस ने 2 बार ईवीएम घोटाला किया है, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई सबूत के बगैर केस को सबमिट ही नहीं करता। उसने कहा सबूत लाओ। केस शुरू हुई, सबूत सामने आ गए, और उन तथ्य और सबूत के आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी के समर्थन में फैसला सुनाया। तारीख है 8 अक्टूबर 2013, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है ईवीएम मशीन से पारदर्शी, भय मुक्त और निरपेक्ष चुनाव नहीं हो सकता। हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मगर इतना बड़ा फैसला आया, भारत के टीवी चैनल वालों ने इसको चर्चा में लाया ही नहीं है। आज हम इतने डंके के चोट पर बोल रहे हैं, ब्राह्मण लोग हमसे डरते हैं। अरे इनको कैसे रोके? सारे सत्य और सबूत है। अभी भी हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है।
तो इन्होंने इनकी चोरी पकड़ा। चोरी पकड़ने के बाद कांग्रेस के लोग नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर गए और आरएसएस का जो चीफ है मोहन भागवत, उसके साथ कांग्रेस के लोगों ने गुप्त मीटिंग की। और गुप्त मीटिंग में कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं ने संघ प्रमुख जो ब्राह्मण है उसको कहा, हम लोगों ने 2 बार घोटाला किया है, ये लोगों में चर्चा में मत लाओ, भले ही आप भी घोटाला करो। तो कांग्रेस के लोगों ने प्रस्ताव दिया, हमने घोटाला किया उसी तरह आप भी घोटाला करके सत्ता में आओ। तब बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कहा, तुम 2 बार घोटाला करोगे और हम एक ही बार करेंगे, सही नहीं। आपने 2 बार किया तो हम भी 2 बार करेंगे। तो कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी आरएसएस के लोगों को कहा, अरे आप लोग तो देशभक्त हो, आप तो दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हो, देशभक्त लोग 2 बार घोटाला करेंगे। तो दोनों ने योजना बनाकर ये तय किया कि हमने 2 बार घोटाला किया, तुम भी 2 बार करो। और उस समझौते के तहत बीजेपी ने 2014 और 2019 में ईवीएम घोटाला किया। बीजेपी अकेले बलबूते पर नहीं जीती, कांग्रेस ने समझौता करके सपोर्ट दिया, तब जाकर जीती। राहुल गांधी राफेल पर बोलते हैं, चोर बोलते हैं, महाचोर बोलते हैं। नरेंद्र मोदी कर्नाटक में जाकर बोले मुझे गालियां दी जा रही है। तुम हर विषय पर बोल रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, मगर ईवीएम पर क्यों नहीं बोल रहे हो? ईवीएम पर नहीं बोलना ये आप दोनों का समझौता होने का सबूत है। अब कर्नाटक का रिजल्ट आया, कर्नाटक में बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई। क्यों? क्योंकि दावपेच ये कहता है अगर लंबी लड़ाई लड़नी है तो छोटी लड़ाई हारनी चाहिए। ब्राह्मणों ने सोचा कि इनका भी इधर जिता देते हैं, समझौता ही हुआ है तो इनको जिता देते, 2024 में हम जीत लेंगे, 2-4 राज्यों में दूसरों को जिता देंगे, ताकि लोगों का यकीन विश्वास कायम रहे कि ईवीएम से चुनाव सही होता है। अभी हमारे चांद भाई ने आपको बताया सबसे बड़ा घोटाला। नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता? उत्तर प्रदेश का आदमी हर कोई जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात से चुनाव लड़ने की बजाय बनारस से चुनाव लड़ते हैं, यानी इस हिसाब से वो बनारस के विधायक हुए, उत्तर प्रदेश के वो एमपी हुए। जब वो चुनाव लड़े तो उनके चुनावी क्षेत्र में 11 लाख वोटर थे, मगर जब गिनती की गई तो कितने आंकड़े निकले? 1,86,000 ज्यादा निकले। वो अग्नि घोटाला। ये हम कहां से बोल रहे हैं? चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर जो डाटा डाला उसके आधार पर बोल रहे हैं। अभी 2019 में चुनाव हुआ तो वेबसाइट ने, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाला क्या कि 386 जगहों पर ज्यादा वोट निकले, यानी जितने वोटर थे उससे दुगने वोट निकले। और 150 ऐसी सीट थी जहां पर वोट, जितने वोट मिलने चाहिए उससे कम निकले। इसका मतलब है इधर के वोट उधर शिफ्ट कर दिए, इसलिए ऊपर का आंकड़ा भर गया। अभी इधर उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव हुआ, 2 उदाहरण हमारे सामने उत्तर प्रदेश में। यहां पर जो निशात नामक एक महिला चुनाव के लिए खड़ी हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से, प्रयागराज से, गोरखपुर से वो चुनाव के लिए खड़ी हुई। वहां लगभग 3.5 लाख वोटर है, वहां जो वोट की संख्या 3.5 लाख है, मगर गिनती में मिले 5 लाख। जब वोटर ही 3.5 लाख है तो गिनती में इतने कैसे निकल रहे हैं? यही बात आकर उसने मीडिया के सामने कही
मगर इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश के लोगों ने कुछ सबक लेना चाहिए कि मेयर के चुनाव के लिए इतनी गड़बड़ी कर रहे हैं तो 2024 का भविष्य क्या रहेगा। एक तृतीय पंथी चुनाव के लिए खड़ा हुआ, तृतीय पंथी समझ रहे हैं, तृतीय पंथी चुनाव के लिए खड़ा हुआ और चुनाव में उसको गारंटी थी वो जीतने वाला है और वो जीते हुए आदमी को हरा, कुछ कम वोटों से हार गया ऐसा घोषित किया। अब तृतीय पंथी को ये बात दिल को लग गई, अब वो बात ही कर रहा है तो पुलिस वाले डंडे से उनको वहां से खदेड़ रहे थे। तो उस तृतीय पंथी ने क्या किया, पुलिस के सामने ही अपने पोशाक उतार दिया, नंगा हो गया। और नंगे के बारे में लोग बोलते नंगे से खुदा भी डरता है। पुलिस लोग डर के मारे भागने लगे और वो दौड़ दौड़ते उनके पीछे गया, हंगामा हुआ, सोशल मीडिया पर खबर आ गई। चुनाव अधिकारी को लगा कल ये मेरे सामने आ जाएगा, तो दोबारा काउंटिंग की गई। जो तृतीय पंथी हार गया था, चुनाव अधिकारी ने उसको विजयी घोषित किया। यानी दो घटना है, एक निषाद हार गई मगर उसका बड़ा नेता नहीं बोला, और दूसरी तरफ तृतीय पंथी हार गया, उसने अपने तरीके से लड़ाई लड़ा तो उसको जीत विजयी घोषित करना पड़ा। अभी ऐसा लग रहा है ईवीएम मशीन के कारण अगर हमारे लोगों की वोटों की चोरी होती है और नेता बोलते नहीं है, तो सही में अगर नेता चुना जाए तो तृतीय पंथी सही नेता है। कम से कम वो डायरेक्ट रिजल्ट कर रहा है, कम से कम विरोध कर रहा है। इसलिए साथियों ये मामला बहुत गंभीर है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो जानकारी नहीं है, जानकारी दे रहे। दूसरी बात, लोगों को ये बात बताई नहीं जा रही है, तो मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है। नॉन इश्यू को इश्यू बनाते, इश्यू को दबा देते। ये राष्ट्रीय इश्यू है। वोटिंग की चोरी करना, डकैती डालना लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। ये राष्ट्रीय इशू है और इस इशू को दबाया जा रहा है। इसके खिलाफ कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चल रही है। भारत मुक्ति मोर्चा, वामसेप, बहुजन क्रांति मोर्चा, ये संगठन आज की तारीख में 31 राज्यों में है, 550 जिलों में है, 4500 तहसीलों में है। ये संगठन देशव्यापी संगठन है, इसलिए हम ये लड़ाई उनके खिलाफ लड़ रहे हैं।